हेलो दोस्तों, हमने एक गरीब लड़के की दिल को छू लेने वाली दर्द भरी सच्ची प्रेम कहानी के अभी तक 2 पार्ट देखे हैं, जिसमें कि हमने इस सच्ची प्रेम कहानी के पहले और दूसरे भाग में देखा था कि दीपक अपनी बहन की शादी की पार्टी में उसके ससुराल जाता है, जहां एक लड़की उसे एक लव लेटर देती है जो किसी अनजान लड़की द्वारा भेजा गया होता है। दीपक उस लव लेटर को खोलकर पढ़ता है तो पता चलता है कि उसकी कोई रिया नाम की लड़की जिसने ये लव लेटर भेजा है किसी और लड़की के हाथों से, और ये रिया नाम की लड़की उसे बिना जाने बिना देखे पिछले 1 साल से उससे प्यार करती है। दीपक उस लड़की से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि किसी मजबूरी के कारण वह उसके प्यार को कबूल नहीं कर सकता, लेकिन वह लड़की कहती है कि मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और अगर आपने मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। आखिरकार दीपक उसके प्यार को स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे उसे भी उस लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। धीरे धीरे प्यार का सिलसिला शुरू होता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, दुनिया से छिप छिप कर एकांत में मिलते हैं और साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। गरीब परिवार का दीपक उस लड़की को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है, इसलिए वह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो कमाने के लिए विदेश चला जाता है। तभी अचानक एक ऐसा भूचाल आता है जो उसके प्यार की दुनिया को तबाह कर देता है। आइए अब आगे जानते हैं इस सच्ची कहानी का क्या हुआ। क्या हुआ रिया जी, कुछ बताइए तो सही। रिया के आंसू दीपक का दिल दुखा रहे थे। मम्मी पापा को हमारे प्यार के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वे लोग बहुत गुस्से में हैं और मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उन्होंने भाभी के साथ भी मारपीट की है, रिया सिसकते हुए बोली। लेकिन कैसे? दीपक परेशान हो गया। आपने मुझे जो लव लेटर लिखे थे वही उनके हाथ लग गए, जिन्हें मैंने बेड के नीचे छिपा रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे वे पापा के हाथ लग गए। रिया ने डरते डरते बताया, मैं तो कब से आपको कह रहा हूँ कि मुझे ये लुका छुपी पसंद नहीं है। उन्हें हमारे प्यार के बारे में सब कुछ बता दीजिए, लेकिन आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता। दीपक ने नाराज होते हुए कहा, अब मैं आपको अपनी मजबूरी कैसे समझाऊं कि मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि
उनके सामने अपने प्यार के बारे में बता सकूं। आप प्लीज अपने पापा को हमारे घर भेज दीजिए, हमारे रिश्ते की बात करने के लिए, वरना वे लोग हमारी शादी किसी और लड़के से करा देंगे। और अगर उन्होंने मेरी शादी किसी और लड़के से कराई या कराने की कोशिश भी की तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। रिया फिर से रुआसी हो उठी। अच्छा ठीक है, मैं परसों तक घर पहुंच जाऊंगा। उसके आगे या अगले ही दिन मैं आपके घर आकर मम्मी पापा से बात करूंगा। और हाँ, आप प्लीज रोइए मत, क्योंकि मैं आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने दिलासा देते हुए कहा, नहीं, आपको मेरी कसम, आप प्लीज अभी हमारे घर मत आइएगा, वरना वे लोग आपको देखकर और भड़क जाएंगे। आप अपने पापा जी को भेजिएगा। ठीक है, अब फोन रखता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। यह कहते हुए दीपक ने फोन रख दिया। प्यार और खुशी जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे नजर लग जाती है। दीपक को जिसका डर था वही हुआ। शायद उसके प्यार को किसी की नजर लग चुकी थी। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका में भरा हुआ था। कल मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग रूम का किराया और राशन का हिसाब करके मुझे बता देना। शाम को खाना बनाते समय दीपक ने अपने दोस्तों से कहा, लेकिन अगले हफ्ते तो हमें दीपावली में घर जाना ही है। नहीं, बहुत जरूरी काम है, मुझे कल ही जाना है। दीपक ने अपना फैसला सुनाया। दीपक अपनी बात का काफी पक्का था और उसके दोस्त उसे बचपन से जानते थे। वे जानते थे कि वह जो कहता है वही करता है, इसलिए उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया। अगली सुबह वह काठमांडू से वीरगंज के लिए बस पकड़कर चल दिया और वह घर के लिए रवाना हो गया। पता नहीं वह किस हाल में होगी, पता नहीं वे लोग अंकिता के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। बस की खिड़की से खूबसूरत पहाड़ों को देखते हुए वह किसी सोच में डूबा हुआ था। नेपाल के पहाड़ी रास्ते और खूबसूरत वादियां आज उसके दिल को सुकून नहीं पहुंचा पा रही थी। रास्ते भर वह इन्हीं आशंकाओं और उलझनों के बीच 300 किलोमीटर का सफर कैसे कट गया उसे पता ही नहीं चला। वीरगंज बस स्टैंड पर उतरकर वह टैक्सी में बैठकर करीब 1 घंटे के अंदर अपने घर पहुंच गया। शाम हो चुकी थी और लंबे सफर की थकान उसके ऊपर हावी हो रही थी, इसलिए वह सबसे मिलने के बाद आराम करने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया।
परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ थी और ना दिल में सुकून था। उसका दिल तो बेचैन हो रहा था। क्या बात है बाबू, जो इतने परेशान लग रहे हो? माँ ने पूछा। माँ, भले ही पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन अपने बच्चे के चेहरे को अच्छी तरह पढ़ना जानती है। दीपक की माँ ने उसकी परेशानी को भांप लिया था। वह अपने माता पिता से कोई भी बात छिपाता नहीं था। वह पहले ही रिया के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता चुका था। माँ, तुम कल पापा को रिया के घर जाने को कहो ना। उसने माँ से सारी बात बताने के बाद उनसे मिन्नत की। वह जानता था कि उसके स्वाभिमानी पापा इस बात के लिए कतई राजी नहीं होंगे, क्योंकि सामाजिक नियमों और परंपराओं के अनुसार पहले लड़की वाले लड़के वालों के पास जाया करते हैं। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी। तुम खाना खा लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। माँ को अपने बेटे की खुशी सबसे ज्यादा प्यारी थी। तभी अंकिता का फोन आता है। वह आपसे बात करना चाहती है। वह भोजन करके हाथ धो ही रहा था, तभी उर्मिला हाथ में फोन लेकर भागती हुई आई। उर्मिला दीपक के चचेरे भाई की लड़की है। दीपक के पापा 2 भाई थे। बड़े भाई साहब की 4 बेटियां और इकलौता बेटा था। सबकी शादी हो चुकी थी। चचेरे भाई की 3 बेटियां और 2 बेटे थे। उर्मिला उनकी मझली बेटी थी। दीपक ने हाथों को पोंछकर फोन को कानों में लगाया। हेलो, दीपक धीमे से बोला। उधर से अंकिता की रोने की आवाज सुनाई दी। हेलो, उसका दिल बैठने लगा। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको प्यार करने के लिए कोई दूसरी लड़की नहीं मिली? आपकी वजह से मेरे घर में तूफान मचा हुआ है। मुझे गालियां और ताने सुनने पड़ रहे हैं। मेरा घर उजड़ने की कगार पर है। क्यों किया आपने ऐसा? दीपक चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। बस 2 आंसू उसकी पलकों से टूटे और जमीन पर समा गए। बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? अब बस चुप हो जाओ अंकिता, मैं आ रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा। भैया, आप सबसे कहते हैं कि अंकिता मेरी सबसे प्यारी बहन है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर आप मुझसे जरा सा भी प्यार करते हैं तो एक कृपा जरूर कीजिएगा। आज के बाद मेरे घर कभी मत आइएगा। ऐसा कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन दीपक उसे कान में लगाए खड़ा रहा, जैसे वह जड़ हो चुका था। सुबह जब माँ ने पापा से रिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने के लिए कहा,
तो पापा ने इनकार कर दिया और बोले, क्या तुम लोगों ने ऐसा कभी देखा है कि लड़के वाले लड़की वाले के घर रिश्ता लेकर जाते हैं? ये बात तो ठीक है, परंतु अपने बच्चे की खुशी के लिए माता पिता क्या नहीं करते? क्या आप अपने बेटे की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? माँ ने पापा को मनाने की कोशिश की। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लगता। पापा अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। तो ठीक है पापा, लेकिन यदि मेरी शादी रिया से नहीं हुई तो फिर मैं कभी किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। दीपक भी अपनी जिद पर उतर आया। फिर दीपक की बात सुनकर पापा सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद वे कुर्सी से उठे और बोले, अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। ठीक है, दीपक ने वादा किया। आज दीपक बहुत खुश था। उसे पूरा यकीन था कि रिया के मम्मी पापा उसके रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे बहुत अच्छे इंसान हैं और दीपक को पसंद भी करते हैं। कोई भी माता पिता यदि अपनी बेटी के लव लेटर पढ़ें तो उन्हें गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, लेकिन गुस्सा ठंडा होने के बाद वे जरूर मान जाएंगे। दीपक को पूरा विश्वास था। वह छत पर लेटा बेसब्री से पापा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे पापा की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ पापा? क्या कहा उन लोगों ने? दीपक लगभग भागता हुआ नीचे आया और आते ही सवालों की लाइन लगा दी। पापा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप सिर नीचे झुकाए बैठे रहे। उसने देखा पापा की पलकें आंसुओं से भीगी थी। पापा, प्लीज बताइए ना, कुछ तो बताइए। पापा ने कहा, मिल गई तसल्ली, करा दी ना बेइज्जती। पापा उसकी आंखों में देखते हुए भारी मन से बोले, लेकिन पापा आखिर उन्होंने कहा क्या है? अब बस कुछ मत कहना। पापा ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और उठकर बाहर चले गए। उसके बाद 2-3 दिनों तक पापा ने उससे बात नहीं की। वह तो बाद में उसे माँ से पता चला कि उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी किसी भिखमंगे के यहाँ नहीं करेंगे। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक हमेशा मीठा बोलने वाले लोगों से ही मिलते हैं। रिया के मम्मी पापा भी बहुत मीठी मीठी बातें उससे किया करते थे। उसके दिल को ये उनकी मीठी मीठी बातें अब जला रही थी। वह तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वे उससे इतनी नफरत करते होंगे। वह तो उन्हें अपने माता पिता
की तरह प्यार करता था और अपने माता पिता से भी ज्यादा वो उनका सम्मान करता था। काश वो ये कहते थे कि काश आपके जैसा बेटा मेरा होता। उनकी माँ तो यहाँ तक कहती थी कि काश आपके जैसा बेटे ने मेरी कोख से जन्म लिया होता। रिया की मम्मी की प्यारी बातें बार बार उसे याद आ रही थी। जब वह उनके घर जाता तो रिया के पापा कहते, बेटा बार बार गली में मत निकला करो, कहीं किसी की नजर लग जाएगी। रिया की छोटी बहन नेहा खुश हो जाती, मैं आप लोगों की शादी में जमकर नाचूंगी। उसके सारे सपने धूल में मिलते नजर आ रहे थे। दीपक को कई दिनों तक तो विश्वास ही नहीं हुआ। वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने ऐसा कहा होगा। उसका दिल अपमान की पीड़ा से तड़प रहा था। उसने बहुत सोचा विचारा और आखिर में तय किया कि उसे एक बार खुद से कोशिश करनी चाहिए, खुद से उनसे बात करनी चाहिए। फिर उसने कई बार रिया के घर का नंबर मिलाया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तभी उसे याद आया कि रिया की बड़ी बहन का घर उसी शहर में है। उन्होंने एक बार अपने मोबाइल से अंकिता से बात कराई थी। दीपक ने अपने मोबाइल कॉन्टैक्ट की लिस्ट में उनका नंबर ढूंढा और उनके फोन पर नंबर मिलाया। हेलो, कौन? उधर से रिया के जीजा जी ने फोन उठाया। हेलो, प्रणाम, मैं अंकिता का भाई दीपक बोल रहा हूँ। पहचाना आपने? हाँ हाँ बिल्कुल। कैसे हो दीपक जी? हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग कैसे हैं? हाँ, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ी देर हालचाल पूछने के बाद दीपक ने कहा, क्या आप मम्मी पापा से बात करा सकते हैं? माफ कीजिए दीपक जी, मगर वे आपसे बहुत नाराज हैं। सुना है आपके और रिया के बीच प्यार मोहब्बत चल रहा था, शायद इसी वजह से। हाँ, मैं उसी विषय में उनसे बात करना चाहता हूँ। आप प्लीज किसी तरह उनसे बात करा दीजिए ना, मैं बहुत परेशान हूँ। दीपक ने विनती की। देखिए, अभी वे लोग बहुत गुस्से में हैं, इसलिए वे आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप हमें अपना समझते हैं तो हमें सारी बात सच सच बता दीजिए। हम आपकी तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। रिया के जीजाजी ने अपने शब्दों में शहद घोलते हुए कहा। फिर दीपक ने उनसे बता दिया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन रिया तो कह रही थी कि वह आपसे प्यार नहीं करती, बल्कि आपने ही उस पर डोरे डाले हैं और उसे लव लेटर लिखते हैं। नहीं, ये झूठ है, वह ऐसा कभी नहीं कह सकती। दीपक को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने
खुद मेरे सामने यह कहा है। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मैं जब तक यह बात उनके मुंह से ना सुन लूं, मुझे विश्वास नहीं होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि आप रिया से अकेले में कितनी बार मिले हैं? रिया के जीजाजी धीरे धीरे भोले भाले दीपक को अपने जाल में फंसाते जा रहे थे। लेकिन मैं तो नहीं, उसने कहा। मैं अकेले में तो नहीं, लेकिन हम उनके कॉलेज में 2-3 बार मिले हैं। कहीं आप लोगों के बीच नजदीकियां हद से ज्यादा तो नहीं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। दीपक ने थोड़ा गुस्से में कहा। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं मम्मी पापा को मनाने की कोशिश करूंगा और जब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। रिया के जीजा ने ऐसा वादा किया और फोन कट कर दिया। उसने रिया के जीजा जी से बात करके दीपक को थोड़ी सी उम्मीद बढ़ी, थोड़ी उसे आशा नजर आई। अब वह उनके कॉल का इंतजार करने लगा। रिया से दूर होने के बाद उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। पता नहीं रिया किस हाल में होगी। वह दुखी होकर बार बार सोचता। दीपक का बुझा हुआ उदास चेहरा देखकर उसके पापा को बहुत दुख होता था। अतः उन्होंने उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मुंशी के जॉब पर लगवा दिया। शायद व्यस्त रहने से उसका थोड़ा मन बहल जाए, उन्होंने ऐसा सोचा। एक दिन वह मजदूरों को काम पर लगवा रहा था, तभी रिया के दोस्त अनीता के नंबर से उसे कॉल आया। दीपक ने कॉल उठाया तो रिया उस पर बरस उठी। आपने मेरे जीजा जी को हमारे बारे में क्यों बताया? उसने मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं, लेकिन उन्होंने तो वादा किया था कि वह किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे और हमारी शादी के लिए मम्मी पापा से बात करेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने उन्हें अपना दोस्त समझकर हमारे बारे में बता दिया और मैंने तो उन्हें बस इतना ही बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दीपक ने सफाई दी। बस हमारे और आपके बीच में सब कुछ खत्म हो गया। अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो मेरे घर कभी मत आइएगा। लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनो। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। फिर दीपक ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद आ रहा था। तभी दीपक को चक्कर आया और वह कटे हुए पेड़ की तरह वहीं पर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो उसने खुद को संभाला और उसे ये एहसास हुआ कि अब उसकी दुनिया लुट चुकी थी। उसने उसी वक्त काम से छुट्टी ली
और अपने घर चला आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। उसकी हालत हारे हुए जुआरी जैसी मालूम हो रही थी। मार्च के महीने में सर्दियों को विदा करके पतझड़ को आने का निमंत्रण दे दिया जाता है। और इधर दीपक के जीवन में भी ऐसा पतझड़ आया जिसके बाद बाहर आने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। वह दिन भर छत पर धूप पर बेशुदा पड़ा रहता और रात भर अपनी गलती पर आंसू बहाता। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब उसमें दुनिया से लड़ने का हौसला ही नहीं था तो उसने मोहब्बत ही क्यों की? मेरी क्या गलती थी? प्यार भी उसने ही किया, इजहार भी उसने ही किया, इकरार भी उसने ही किया। मैंने तो बस उसके प्यार की कद्र की। गलती मेरी है। मुझे उसके प्यार को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। उसे रिया पर गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से में वह बार बार रिया को भूलने की कोशिश करता, मगर चाह कर भी वह उसे भूल नहीं पा रहा था। हद से ज्यादा प्यार और हद से ज्यादा नफरत दोनों इंसान की जिंदगी के लिए हानिकारक होते हैं। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने बाजार से जाकर सल्फास की गोलियां खरीदी और बस पकड़ के रिया के घर की तरफ जाने वाली बस में बैठ गया। इस कहानी का भाग 4 आप जरूर देखिएगा। आगे देखिएगा कि अब दीपक क्या करता है। क्या वो सल्फास खा लेता है या रिया के घर जाकर वो क्या करता है? क्या उसे रिया का प्यार मिलेगा? क्या रिया के घर वाले उसकी शादी करा देंगे या दीपक का क्या अंजाम होगा? ये जानने के लिए आप इस कहानी का पार्ट 4 जरूर देखिएगा। एक गरीब लड़के की सच्ची कहानी, सच्ची प्रेम की कहानी का भाग 4 आप जरूर देखिएगा।